तो जी वेस्ट बंगाल में पुलिस के द्वारा बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने बोला। और उसके बाद दीदी ने एक बहुत गजब का बयान दे दिया, और जो बयान दीदी ने दिया वही सेम बयान पुलिस ने भी दे दिया। लेकिन इस तरीके की जो हत्याएं हैं, क्या ये बंगाल के लिए नई बात है? तो आइए जानते हैं बंगाल के इस इतिहास को, जहां पर खूनी मर्डर होते रहते हैं पॉलिटिकल विल के लिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से 2 रैलियां की गई, और दोनों ही रैलियों में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल रखा था। और उस हल्ले में यह कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी ने अपनी जो प्रॉमिसेस हैं वो डिलीवर नहीं की हैं, जनता तक कुछ पहुंचा ही नहीं है। और उन दोनों रैलियों की जो अगुवाई थी, एक रैली की अगुवाई कर रहे थे तेजस्वी सूर्या, दूसरी की विजय वर्गीय। अब इस पर भाजपा का कहना तो यह है कि जो प्रोटेस्ट था ये पीसफुल था, वहीं पुलिस का कहना है कि पीसफुल कतई भी नहीं था और वायलेंट प्रोसेस था। भाजपा के कार्यकर्ता सचिवालय तक पहुंचना चाहते थे, मगर पुलिस उन्हें एक पॉइंट से आगे नहीं जाने देना चाहती थी। ऐसे में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई और पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुलिस के बैरिकेड, जो कि बैम्बू बैरिकेड थे, उन्हें जला दिया। भाजपा का कहना है कि पुलिस ने बहुत तगड़ा लाठीचार्ज किया, वहीं पुलिस का कहना यह है कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। मगर इस सब के बीच में बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट था। और इस सब के बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता भी घायल हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं की थी। अब ऐसे में खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हॉस्पिटल में मृत्यु को प्राप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाठियां बरसाई गई थी, इसी वजह से मृत्यु हुई है। पुलिस कहती है हमने तो बरसाई ही नहीं। पुलिस कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति को शॉटगन से गोलियां मारी गई थी। अब इसके बाद एक बहुत तगड़ा बयान आता है ममता बनर्जी और पुलिस की तरफ से। पुलिस और ममता बनर्जी दोनों कहती हैं कि बंगाल की पुलिस तो शॉटगन यूज ही नहीं करती, ये शॉटगन जरूर किसी प्रोटेस्टर ने यूज की होगी, हम इसके ऊपर सीआईडी की इंक्वायरी करवाएंगे। मगर 2016 का टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल बताता है कि बंगाल की पुलिस पंप एक्शन गन्स को यूज करती है। अब ये जो पंप एक्शन गन्स होती हैं, इन्हीं को ही शॉट गन्स बोला जाता है। साथ ही साथ विकिपीडिया भी यही इंफॉर्मेशन देता है। और उसके अलावा अमित मालविया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर की जिसमें बंगाल की पुलिस शॉटगन यूज करती हुई साफ दिखाई दे रही थी। अगर मृत शरीर को देखा जाए तो मृत शरीर के सीने पर 40-50 ऐसे बुलेट के निशान हैं। तो अब या तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, जिन्होंने पुलिस को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया, पर अगर उन्होंने ऐसा करना था तो पैलेट गन क्यों मारते, वो तो सीधा बुलेट ही मार देते। या फिर ये काम है पुलिस का। मगर ये कोई पहली बार नहीं है, बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर आम है। पॉलिटिकल मर्डर वो जो पॉलिटिक्स के चलते किसी कत्ल को किया जाता है। 12 नवंबर 2020 बीजेपी वर्कर का मृत शरीर मिलता है, टीएमसी को शक के घेरे में रखा जाता है। 29 जुलाई 2020 बीजेपी वर्कर पेड़ पर लटका मिलता है, वर्कर्स इसमें टीएमसी का नाम लगाते हैं। 18 नवंबर 2020 बंगाल के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ता पॉलिटिकल वायलेंस में मार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के बीच में झगड़ा होता है और जिसको मारा जाता है वो बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ही मार दिया जाता है। 7 सितंबर 2020 को भी कुछ ऐसा ही होता है। 15 अगस्त 2020 को झंडा फहराने के ऊपर बीजेपी के वर्कर को मार दिया जाता है। लेकिन इस तरीके के मर्डर्स जो हैं वो 2018 में बहुत बड़े रूप में प्रोमिनेंस में आए थे और नेशनल मीडिया में भी उसकी बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व प्रदेश में बढ़ रहा था और ऐसे में एक दलित की बॉडी टंगी हुई मिलती है एक पेड़ पर, और उसके बाद उसके मृत शरीर के ऊपर लिखा जाता है कि तू बीजेपी का कार्यकर्ता बन रहा था, तू बस 18 साल का था और तेरी ये आइडियोलॉजी बन रही थी, तू हमारे निशाने पर था। साल 2018 में ही बंगाल में पंचायती चुनाव हुए और भर भर कर वायलेंस हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपना नामांकन भरने जा रहे थे, उनको बीच में ही रोक लिया जाता और उनको नामांकन ही नहीं भरने दिया जाता। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो अपना नामांकन ही नहीं भर पाए। साथ ही साथ फिर जब उसके बाद चुनाव हुए तो उसके बाद जो लोग वोट देने गए उन्हें ही मार दिया गया। और ये जो वोटर्स थे जब ये मारे गए, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता डेरेक ओब्रेन ने एक बात बोली, और बात क्या थी कि बंगाल में तो ये आम है
40 लोग ही तो मरे हैं, क्या हो गया, वोट देने जाएंगे तो मारे तो जाएंगे भाई। भाई साहब ने यह भी लिखा कि 90s में तो 400-500 मर जाते थे, फिर 2003 में 40-50 मरते थे, अभी भी 2003 वाले आंकड़े पर पहुंच गए, क्या दिक्कत है, ठीक तो है। और ये जो इल्जाम लगते हैं ना कि टीएमसी के व्यक्तियों ने मारा है, इसके पीछे भी एक कारण है। अभी कुछ ही समय पहले 3 मई 2020 को शेख केशमुद्दीन टीएमसी के सपोर्टर, उनके घर से 153 क्रूड बॉम्ब्स मिले। फिर हुमायूं कबीर टीएमसी का वर्कर 16 अगस्त 2020 को अपने घर की छत पर बैठकर बॉम्ब बना रहा था, वो बॉम्ब वहां पर फट गया और उसके फटने के बाद हुमायूं का मकबरा बन गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरफा टीएमसी के ऊपर ये वाले इल्जाम लगते हैं। 10 फेब 2019 टीएमसी के एक एमएलए को मार दिया जाता है गोली मारकर, और इसका इल्जाम लगता है भारतीय जनता पार्टी पर। और ये जो पॉलिटिकल मर्डर्स है ना, ये बंगाल में 1977 कम्युनिस्ट पार्टी ने आम कर दिए थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने बंगाल के अंदर सबसे पहली बार पॉलिटिकल किलिंग किया था 1970 में, जब उन्होंने 2 कांग्रेस के नेताओं को मार दिया था। सीपीआईएम 1977 में पावर में आती है और 1978 से पॉलिटिकल मर्डर वहां पर कॉमन हो जाते हैं। और इसमें सबसे दर्दनाक मारी झपी की कहानी मैं सुनाता हूं, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, इसके बाद भी ये पॉलिटिकल मर्डर्स लगातार चलते रहे थे, लेकिन ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से अपने आप को बचाकर बहुत सारे दलित परिवार भारत में भाग आए थे और वो वेस्ट बंगाल में रहने लगे थे। और 1977 के चुनाव से पहले सीपीआईएम ने इनका इशू उठाया और कहा कि इनको रिहैबिलिटेट करेंगे। फिर चुनाव खत्म हो गए, सीएम साहब इन लोगों से मिलने भी गए इनके कैंप्स में, और उसके बाद इन लोगों को यह भी कहा गया कि आप हमसे मिलने आइए। जब ये लोग वहां पर मिलने गए तो उन्हें कहा गया कि आप यूनाइटेड सेंट्रल रिफ्यूज काउंसिल, जो कि सीपीआईएम के अंडर एक रिफ्यूजी काउंसिल होगा, वो हम बना रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। रिफ्यूजीज ने कहा कि जो रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम है ये पूरे भारत के अंदर है, और अगर हम किसी एक पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो उससे बाकी के लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया कि एक पार्टी के बैनर तले वो इस तरीके की कोई ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते। अब इससे क्या हुआ कि सीपीआईएम जो प्लान बना के बैठी थी कि मध्य प्रदेश में या फिर बाकी इंडिया के और स्टेट्स में भी इस बात से वो पॉलिटिकल माइलेज लेंगे और इनको बेनिफिट होगा, उनको अपना नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। सीपीआईएम ने इन लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया, मगर ये लोग वापस नहीं गए और ये लोग मारीच झपी आइलैंड में जाकर बस गए। लेकिन उससे पहले सीपीआईएम ने मारीच झपी, जो कि सुंदरबन के अंडर आता है, उसे फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया था। अब रिफ्यूजीज की 4000 से 10,000 के लगभग ये जो फैमिली थी, ये वहां पर रह रही थी और वो वन को नुकसान भी पहुंचा रही थी। फिर सीपीआईएम ने अपनी पुलिस फोर्स वहां पर भेजी और उनके जो ट्यूबवेल्स थे या फिर उनके जो रेजर्वायर्स थे या फिर उनके जो और चीजें थी जिनसे वो अपना खाना वाना सब चीजें पकड़ते थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया, और जिसने भी भागने की कोशिश की उसको गोली से मार दिया गया। और जो लोग वहां पर बचे उनको फोर्स किया गया कि वो भूखे मरें। लेकिन इस सब के बावजूद कोई इस कांड की बात ही नहीं करता है, और सीपीआईएम ऐसी संस्था है जो आज रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, रेफ्यूजीज के लिए आवाज उठाती फिरती है। तो ये है बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग का इतिहास, जो कि 1970 से लगातार चल रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आप लाइक और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय इस पर जरूर रखेंगे। आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। इसके लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में है। आप हमें patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट वांछनीय है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।